कर रहा हूँ मैं ये क्रूड ऑयल का ये जो अपनी एपिसोड जो वेबिनार का जो सीरीज का एपिसोड चालू किया है, दिस आवर 4th एपिसोड। एंड हमारा यहाँ पे प्रयास यही रहा है कि कमोडिटीज मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है उसको अपडेट प्रॉपरली किया जाए। दैट इज अवर इंटेंशन। और वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है और जो भी नॉलेज शेयरिंग जो हो रहा है वो प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेजर के पास भी जाए और बैक टू बैक वो अपने क्लाइंट्स के पास प्रॉपरली उसको इनपुट देते रहे, जिससे इंटेंशन ये रहेगा कि जो भी क्लाइंट्स जो एक्चुअल ट्रेड कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी मार्केट में चल रही है उससे प्रॉपरली वाकिफ रहे और हो सके उतना ट्रेडिंग करने मतलब अपनी नॉलेज के साथ में वो ट्रेडिंग करने का प्रयास करें। अभी हम लोग बात करते हैं जो क्रूड ऑयल का। यस्टरडे जो इंसिडेंट बन गया इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन डोमेस्टिक मार्केट एट एमसीएक्स, दैट वाज द हिस्टोरिकल इवेंट इफ यू आस्क मी। अभी तक कमोडिटीज मार्केट की इतिहास में ऐसा वाला इंसिडेंट कभी देखा नहीं गया है जो इंसिडेंट हमने कल देखा हुआ था। कोई भी को अभी तक ऐसा बोलते थे कि कोई भी कमोडिटीज का भाव जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन दैट हैज बीन कंप्लीटली प्रूवन रॉन्ग यस्टरडे, जब क्रूड ऑयल का भाव -$40 तक चला गया। -$40 तक चला गया मतलब सेलर को अगर डिलीवरी देनी है तो वो सामने से $40 बायर को दे के जाता है। दैट इज द इंसिडेंट जो मतलब कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा वाला इंसिडेंट था। ऐसा वाला इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए हमने ये वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कल का इंसिडेंट क्यों हुआ। कल का इंसिडेंट इसलिए हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अगर आप सिनेरियो देखें तो मई वाला और जून वाला कॉन्ट्रैक्ट वहां पे इंटरनेशनल में नाइमेक्स करके जो यूएस का जो बहुत बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पे नाइमेक्स में स्वीट WTI स्वीट क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग होता है। WTI का मतलब ये WTI जो उतना प्रोडक्शन नहीं है, पर्टिकुलरली यूएस के सर्टेन पार्ट में ही उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जबकि मैक्सिमम इन वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। टोटल प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का जितना होता है उसमें 2/3 ऑफ द पोर्शन गोज टू ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड ऑयल, अगर पूरा डिटेल में नाम जाने तो ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड ऑयल, और WTI का नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट स्वीट लाइट क्रूड ऑयल, जिसका प्रोडक्शन बहुत कम है लेकिन लिक्विडिटी अगर आप देखें तो लिक्विडिटी कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड ऑयल और स्वीट क्रूड ऑयल में ज्यादा लिक्विडिटी है, इसलिए एमसीएक्स ने प्रीफर किया। एमसीएक्स के पास जब 2008-9 में जब ये क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, एट दैट टाइम दे हैव 2 ऑप्शंस, आइदर वो लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल पे क्या लॉन्च करें या फिर स्वीट क्रूड ऑयल का लॉन्च करें। उन्होंने प्रीफर किया जो नाइमेक्स में जो इजीली चल रहा था एट दैट टाइम। अगर देखें तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर ना, वो सब यूएस बेस्ड नाइमेक्स रिलेटेड एक्शन से ही आ रहे थे। इसलिए एक्शन ने डिसाइड किया कि हम लोग स्वीट क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग उसका रेप्लिका वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे। उसका रेप्लिका का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो भी स्वीट क्रूड ऑयल का भाव WTI स्वीट क्रूड ऑयल का भाव चल रहा है वही भाव का मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दे तो एमसीएक्स का अप्रैल वाला फ्यूचर या मई वाला फ्यूचर हो जाए। मतलब इसका अगर थोड़ा डीप में मैं बात करूं तो अगर नाइमेक्स में क्रूड ऑयल का भाव मई वाला फ्यूचर का भाव जो चल रहा है वो अपने यहाँ पे एमसीएक्स में 20 अप्रैल का जो कटान हुआ वो अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब अगर नाइमेक्स में जून वाला कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो एमसीएक्स में वो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है। नाइमेक्स में अगर जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो एमसीएक्स में वो जून वाला कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है। सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही है। जो न्यूयॉर्क में क्रूड ऑयल का भाव चलता है मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपी इज इक्वल टू एमसीएक्स का क्रूड ऑयल का भाव। अभी ये इंटरनेशनल मार्केट और एमसीएक्स के क्रूड ऑयल के मार्केट में मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप डिलीवरी दे सकते हो, जबकि एमसीएक्स के मार्केट में ये है कि उसमें आप डिलीवरी दे नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये उसका दूसरे अगर डिटेल में बात करें तो वो कट वाला सौदा हो गया। उसका मतलब ये हो गया अगर बायर अपनी पोजीशन रखता है कॉन्ट्रैक्ट कट होने के बाद में भी अगर अपनी पोजीशन खुली छोड़ देता है तो देयर इज नो चांस टू गेट द डिलीवरी, और सेलर अगर अपनी पोजीशन खुली छोड़ के जाता है
तो उसको ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको डिलीवरी देनी ही है। बाकी गोल्ड, सिल्वर और अभी अभी देखें तो मेटल वाले कॉन्ट्रैक्ट में इसी कंपल्सन है कि अगर आपके कटन के बाद में अगर आपकी पोजीशन खड़ी रह जाती है तो आपको कंपलसरी डिलीवरी देनी है या लेनी है। तो इसके लिए ये क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स का जितना भी टोटल वॉल्यूम था उसका मोर देन 50% का शेयर क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट वे करता था। उसका मतलब बहुत हैवी वेट कॉन्ट्रैक्ट था एमसीएक्स के लिए और इंडियन कमोडिटी मार्केट के लिए। अगर एमसीएक्स का दिन का वॉल्यूम आगे 25,000 करोड़ के आसपास का है तो क्रूड ऑयल का वॉल्यूम 15,000 करोड़, डेली का वॉल्यूम 15,000 करोड़ का होता था। वेरी वेरी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक एक रुपए की टिक पे अगर आप देखें तो 100 लोड 200 लोड एक ही झटके में निकल एग्जिट और एंट्री दे सकने वाला कॉन्ट्रैक्ट था। तो यू कैन से वेरी वेरी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट इन क्रूड ऑयल। यस्टरडे को इंसिडेंट ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क नाइमेक्स न्यूयॉर्क मर्केंटाइल कमोडिटी एक्सचेंज में मई वाले फ्यूचर जो चल रहा था उसकी लास्ट एक्सपायरी डेट 20 अप्रैल की थी। उसमें न्यूयॉर्क वाले में सिस्टम ऐसी रहती है कि 21 तारीख के बाद में उसमें डिलीवरी इंटेंशन देना चालू होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो उसकी एक्सपायरी डेट 20 अप्रैल को कट हो जाता है। अगर किसी को डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारनी है तो वो 21 तारीख के बाद भी उनकी जो प्रोसीजर रहती है कि सेटलमेंट के लिए इंटेंशन देना, इंटेंशन मार्किंग करना, उसके बाद में डिलीवरी सेंड करना, वो पूरा मई महीने में वो लोग डिलीवरी का पूरा प्रोसीजर सेट करते हैं। अभी हम लोग पाते हैं 20 अप्रैल, जैसे कि इंडियन मार्केट की बात करें और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इसमें मेजर डिफरेंस क्यों। मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो एक बीच में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूएस में दो एक्सचेंज है, आइस एक्सचेंज और नाइमेक्स एक्सचेंज। नाइमेक्स में जैसे मैंने बताया कि स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग होता है, जबकि आइस में अगर देखें तो आप ब्रेंट क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में दोनों ही क्रूड ऑयल है, लेकिन स्वीट लाइन में क्यों उतनी उतनी सेलिंग प्रेशर आ गई कि भाव माइनस में चला गया, और क्यों ब्रेंट ऑयल का भाव $25 या $22 के आसपास स्ट्रेंथन रहा। उसमें ज्यादा मंडे के पूरे दिन में अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की मार्केट की बात करें तो उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। हार्डली यू कैन से 5% के आसपास की मूवमेंट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे देखे तो 300% के आसपास की मूवमेंट हुई थी। जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में सुबह 9 साढ़े 9 बजे तो $17-18 का भाव प्लस में जो शुरू हुआ था, पॉजिटिव प्लस $17-18, वो रात को 12 बजे आते आते उसका -$40 का भाव हो गया। उसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी $17 की थी उसके ऊपर का 4 गुना भाव जितनी कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि आपके पास 10 से 20% के आसपास का मार्जिन रहता है, वो भी भूल जाइए आप। पूरा का पूरा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, कीमत है, उससे 4 गुना भाव बाजार में टूट गया। उसका एक ही रीजन था कि ये जो टेक्सास और सराउंडिंग में ओक्लाहोमा करके जो वहाँ पे यूएस में जो सेंटर है, वहाँ पे ही आप डिलीवरी उसकी दे सकते हो। स्वीट लाइट क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। जबकि आइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी उसकी स्प्रेड बहुत बड़ी स्प्रेड है। जैसे कि मैंने बताया कि 2/3 ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन गोज इनटू ब्रेंट क्रूड ऑयल, और उसकी जो डिपेंडेंसी है तो वो रशिया भी ब्रेंट क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, यूरोप भी ब्रेंट क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, और जितनी भी गल्फ और मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, जितनी भी मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है वो सब ब्रेंट क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। तो इंडिया में एक मिस्टेक की आप ये बोल सकते हैं कि अगर इंडिया में जो भी क्रूड आ रहा है वो सब ब्रेंट क्रूड ऑयल से आ रहा है। इंडिया डजंट हैव एनी कोरिलेशन और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दिस स्वीट लाइट क्रूड ऑयल। स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी बहुत कम है, डिलीवरी सेंटर भी बहुत कम है, और इसके कारण जब एट प्रेजेंट अगर इंटरनेशनल मार्केट की पूरी सिनारियो की बात करें तो वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में देखें तो मिडल ईस्ट, रशिया, यूरोप, चाइना, इंडिया, यूएस, वो जितनी भी सारी कंट्रीज है, जो ये जनवरी के बाद में जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण जितने भी क्रूड ऑयल का कंजम्पशन, जैसे कि अभी आप इंडिया में कि अभी अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो या हैदराबाद में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, देयर इज नो ट्रैफिक इन द मार्केट। सो क्रूड ऑयल का जो पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है टोटली ड्राई हो गया है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ये सिचुएशन है, अक्रॉस द वर्ल्ड यही सिचुएशन हो रही है कि ओनली 5 to 7% के आसपास का कंजम्पशन रह गया है। इसके कारण क्रूड ऑयल की डिमांड पे बहुत बड़ी इम्पैक्ट हुई है। जैसे कि अगर अभी 8 और 9 अप्रैल को 15 डेज बैक ओपेक
ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जो प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस को दैट मोनिटाइज करता है कि इसमें कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल का भाव कितना स्टेबल रह सकता है। उसके लिए जो ओपेक वाली जो कंट्रीज है, जितनी उसमें मेजर रोल है मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज का मेजर रोल रहता है इसमें। और ओपेक के बाहर रशिया इज ऑल्सो अमंग वेरी गुड प्रोड्यूसर, लेकिन उन्होंने ओपेक में उसको इंक्लूड नहीं किया है, ओपेक प्लस में रशिया को इंक्लूड किया है। देयर इज अ ह्यूज प्राइस वॉर बिटवीन ओपेक कंट्रीज एंड अदर ओपेक कंट्रीज। और यूएस का ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऐसी रही है लास्ट 2 to 3 डिकेड्स, वो क्रूड ऑयल के मार्केट को अपने हाथ में रखना चाह रहा है। यूएस में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटेजी वाइज ऐसा कर दिया कि वहां पे शेल्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यूएस को पास एट प्रेजेंट अगर देखे तो 8 से 10 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अगर मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज प्रोडक्शन भी बंद कर दे आउट ऑफ थ्रेट में जाके, तो भी देर विल बी नो इम्पैक्ट इन यूएस का प्राइसेस में, कि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये सब चित्र के कारण, ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस, एक तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि अंतर विग्रह, मतलब अगर एट प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखे तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इज वर्स्ट राइट नाउ, उसकी सीधी इम्पैक्ट होती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। क्रूड ऑयल का प्राइसेस वेदर और जियो पॉलिटिकल जो भी कंफ्यूजन रहता है उसके ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइसेस का डिपेंडेंसी और मूवमेंट ज्यादा रहती है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था ओपेक की, 8 और 9 अप्रैल को जब भी ओपेक की मीटिंग हुई, उसमें वो लोग ओपेक ने डिसाइड किया कि वी विल रिड्यूस दैट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय 10 मिलियन बैरल्स पर डे। 10 मिलियन बैरल्स, मतलब 1 करोड़ बैरल्स के आसपास का प्रोडक्शन कट करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 to 15% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। और डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके ये जो अनाउंसमेंट आई, उसके बाद में नेक्स्ट 4 to 5 डेज तक क्रूड ऑयल का प्राइस शॉर्ट अप हो गए। लेकिन अगेन जो डिमांड एंड सप्लाई जो दोनों मैच होनी चाहिए वो मैच नहीं हो पा रही है, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस देयर इज नो कंजम्पशन अवेलेबल, फैक्ट्रीज में क्रूड ऑयल का प्राइसेस नहीं जा रहे, एयरलाइंस बंद पड़ी हुई है, देयर इज नो व्हीकल इन द रोड। ये सब सिचुएशन के कारण क्रूड ऑयल की मार्केट जो अगर देखे तो 40 मिलियन बैरल्स पर डे की, 40 मिलियन बैरल्स पर डे की कंजम्पशन की मार्केट राइट नाउ ड्राई चल रही है। उसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 10 मिलियन बैरल का भी प्रोडक्शन कट किया, फिर भी देयर इज एक्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ, यू कैन से गल्ट चल रहा है अभी यहाँ पे 30 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का गल्ट इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी चल रही है। इसलिए देयर इज अ ओवर सप्लाई सिचुएशन इन द मार्केट। सबके इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो अभी ऐसा भी लग रहा है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज है, जो वो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि आफ्टर अक्टूबर नवंबर के बाद में ये सिचुएशन स्मूदन हो सकती है। तब तक ये कोरोना वायरस के हिसाब से देयर इज नो चांस कि इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये पूरे जिस सिनेरियो चल रहा है, इसमें डिमांड पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन और सामने सप्लाई ओवर सप्लाई हो रहा है, तो वो हिसाब से क्रूड ऑयल का प्राइस वाजबी था कि भाव टूटना चाहिए था, बट एवरीबडी वेर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड $15 के आसपास ये भाव स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो यूएस में उसकी कॉस्ट अराउंड $20 से $22 पर बैरल की कॉस्टिंग हो रही है, वाइल सऊदी और मिडिल ईस्ट की बात करें तो 12 से लेकर $15 के आसपास का प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है। उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट देखे तो $15 के आसपास ही चल रही है। सो $15 के नीचे स्वाभाविक है कि कोई भी कंट्री अपना माल बेच बेच के नहीं जाएगी। राइट नाउ अभी अगेन मैं वापस जंप करता हूँ न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। कल 20 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ कि -$37 तक भाव चला गया। उसका एक ही रीजन था कि 20 अप्रैल को कटान वाला दिन था न्यूयॉर्क में, और वहां पे टेक्सास में ओक्लाहोमा में ही आप डिलीवरी दे सकते हो। और राइट नाउ इन करंट सिचुएशन इन ओक्लाहोमा इन यूएस, वहां पे ऐसी सिचुएशन है टेक्सास में कि देयर इज नो स्पेस अवेलेबल। जितने भी स्टोरेज फैसिलिटीज थे वो सब ओवर स्टोरेज चल रहे थे, ओवरफ्लो चल रहे थे। तो अगर कोई डिलीवरी इंटेंशन देता भी है तो उसको रखने के लिए देयर इज नो स्पेस। और यूएस का रूल ऐसा कहता है कि जैसे कि अगर इंडिया में भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई है कि नहीं हुई ऐसा नहीं है,
कि जैसे कि टोमेटो का भाव भी फार्मर्स ने आके रास्ते पे डाल दिया कि 1 रुपया 2 रुपया हो गया है, इसको इसको स्टोर करने से अच्छा है तो रास्ते में जाके फेंक दो, ऑनियन भी रास्ते में जाके फेंक दो, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाएगी। लेकिन क्रूड ऑयल में ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर वो लोग रास्ते में डाल देंगे, रास्ते में थ्रो कर देंगे, तो एनवायरमेंट पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट हो सकती है। तो वो हिसाब है, इट्स इलीगल मैटर, तो वो हिसाब से वो लोग क्रूड ऑयल फेंक भी नहीं सकते। तो उनके पास, उनको, अगर मैं बायर हूँ और मेरे को सामने से क्रूड ऑयल की डिलीवरी आती है, तो मुझे वो क्रूड ऑयल उठा के इसी स्पेस में डालना पड़ेगा, विच इज यू कैन से, उसके लिए मुझे $35 to $40 का एडिशनल खर्चा आता है। तो वो हिसाब से वो लोग, जो भी बायर था वो बोल रहा है मेरे को डिलीवरी कुछ लेनी नहीं है, तो उन्होंने अनवाइंडिंग करना चालू कर दिया पोजीशन अपनी, उसने अपनी पोजीशन अनवाइंडिंग कर दी। तो वो हिसाब से वन साइड जो बायर थे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ कर रहे थे, तो वो हिसाब से कंटिन्यूस उसमें प्रेशर चालू हो गया और प्राइसेस टूटना चालू हो गया। 8 साढ़े 8 बजे तक आते आते वो $10 के आसपास का भाव हो गया। लेकिन न्यूयॉर्क में इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे के आसपास कटान होती है, और रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये बायर लोगों का अनवाइंडिंग, बोले तो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई, और सामने सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने नहीं आ रहा था। वो हिसाब से जो भी भाव मिला उसमें बायर ने अपना पोजीशन, माल अपनी लैंग्वेज में देखे तो माल फोड़ना चालू कर दिया। वो सेलिंग प्रेशर, एडिशनल सेलिंग प्रेशर भी आने के कारण, अगर आपने देखा रहेगा तो अप्रैल वाले फ्यूचर में ही ये सेलिंग प्रेशर था। आगे वाले फ्यूचर में देखेंगे तो इतना सेलिंग प्रेशर नहीं था, क्योंकि उसमें अभी भी 1 महीना बाकी है डिलीवरी आने के लिए। तो ये जो पोजीशन बनी थी ओनली अप्रैल वाले फ्यूचर में बनी थी, तो उस हिसाब से वो -$37.63 का जो आप सेटलमेंट प्राइस रात का 12 बजे का देखे तो वो हो गया था, जो नीचे में जाके $40 तक टच किया हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल पोजीशन नाइमेक्स में क्यों बनी वो मैंने बताया। उसका इम्पैक्ट क्यों ब्रांड क्रूड ऑयल पे नहीं आया, ब्रांड क्रूड ऑयल पे इसलिए नहीं आया कि उसका बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रांड क्रूड ऑयल अगर मैं डिलीवरी देना चाहूँ तो आई कैन गिव इट इन टू मिडिल ईस्ट ऑल्सो, आई कैन गिव इट टू यूरोप ऑल्सो, एंड आई कैन गिव इट टू रशिया ऑल्सो। तो ये सब जगह पे डाइवर्सिफाई में अपनी डिलीवरी दे सकता हूँ, इसलिए इतना बायर का और सेलर का उतना सेलिंग प्रेशर नहीं आया, क्योंकि उसका वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट है। 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन ब्रांड क्रूड का होता है, वो हिसाब से वो $24 से $25 पर बैरल के हिसाब से उसमें भाव ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा फॉल नहीं आया और स्टेबल रह गया मार्केट। अभी उसकी इम्पैक्ट एमसीएक्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, एमसीएक्स का क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ये जो कोरोना वायरस को लगते हुए जो भाव उन्होंने 5 बजे, जो जनरली ये क्रूड ऑयल की मार्केट रात को 11:30 बजे चलती है, क्रूड ऑयल की मार्केट जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रात को 11:30 बजे चलती है, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण ब्रोकर्स लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि हम लोग वहां पे मार्केट में जा नहीं सकते बिकॉज वो लोग ने 5 बजे तक का रिस्ट्रिक्शन कर दिया। ये 5 बजे तक का रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो अपने यहाँ पे जो 5 बजे मार्केट क्लोज हुआ 20 अप्रैल, बोले तो यस्टरडे को, तब भाव 965 रुपीज के आसपास में अपना भाव एलटीपी के भाव में अपना वायदा कट हो गया। कट नहीं बोल सकता हूँ, लास्ट डेट प्राइस वॉज अराउंड 965 रुपीज, प्लस 965 के भाव में अपना कट हो गया। लेकिन जो भाव का डीडीआर, तभी जनरली कोई भी क्रूड की आप हिस्ट्री देखेंगे, क्रूड ऑयल की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी एक्सपायरी होता है तो 1000, 2000, 3000 लोट्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एमसीएक्स क्रूड कॉन्ट्रैक्ट 1,15,000 लॉट, आई रिपीट 1,15,000 लॉट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1,15,00,000 बैरल्स, 1,15,00,000 बैरल्स का ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग में रह गया था शाम को 5 बजे। एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, जो एमसीएक्स के क्रूड ऑयल में जिसकी भी पोजीशन आउटस्टैंडिंग में रह चुकी है उसका पोजीशन कट होगा, नाइमेक्स के भाव को रात को 12 बजे जो सेटलमेंट प्राइस होता है उसके हिसाब से उसका भाव कट होगा। अभी मैं बता देता हूँ, एमसीएक्स का एलटीपी वाला भाव था 965 रुपीज, ओपन इंटरेस्ट था 1,15,00,000 बैरल्स का, और नाइमेक्स में जो भाव सेटलमेंट प्राइस रात को 12 बजे आया वो $37.65 माइनस में आया। अगर मैं उसको $37.65 मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपी करता हूँ तो इंडिया एमसीएक्स का सेटलमेंट प्राइस होना चाहिए -2,880। आई रिपीट, उसका अगर मैं $37.63 मल्टीप्लाई बाय 76.50 समथिंग रुपीज, डॉलर का जो भाव है
वो भाव को जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो एमसीएक्स का भाव का सेटलमेंट रेट ऑफ क्रूड ऑयल होना चाहिए -2880 रुपीज। अगर आप पूरा कैलकुलेट, हर बार इसी सिचुएशन नहीं होती थी क्योंकि 11:30 बजे तक मार्केट चलती थी। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है, ये शाम को 5 बजे मार्केट क्लोज हो गया था और 1,15,000 के 1,15,000 लॉट, 1,15,00,000 बैरल्स का आउटस्टैंडिंग खड़ा रह गया था ओपन इंटरेस्ट में। अभी ये जो ओपन इंटरेस्ट 1,15,00,000 बैरल्स का चालू हुआ था, जो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 965 रुपीज जो कट हुआ था वहां तक का तो M2M एक्शन ने ले लिया है, लेकिन ये 965 प्लस -2880 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3,800 के आसपास का जो डिफरेंस अमाउंट है वो बायर को सेलर को देना पड़ेगा। 3,800 पर बैरल। मैं वापिस बोल रहा हूँ कि 2,000 -2,880 रुपीज का डिफरेंस प्लस 965 रुपीज जो का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था इज इक्वल टू 3,800 समथिंग रुपीज मल्टीप्लाई बाई 1,15,000 बैरल आप करोगे तो टोटल 440 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट बायर को इंडियन अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट में 5 बजे के बाद में सेलर को देना पड़ेगा। अभी एमसीएक्स ने ये पूरे एपिसोड में क्या किया, कल सुबह 4 बजे सर्कुलर निकाल के ऐसा बोला कि हम लोग ये सेबी के साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस का इरेटिक मूवमेंट हो गया है और अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए हम लोग इंट्रीम सर्कुलर निकाल के +1 रुपीज के आसपास का डीडीआर का कट देते हैं। अगर मैं +1 रुपीज का डीडीआर का कट देता हूँ तो उसका मतलब ये हो गया 965 रुपीज का एलटीपी था, 1 रुपये का कट हुआ तो 964 मल्टीप्लाई बाय 1,15,00,000 बिल्स इज इक्वल टू मोटा मोटी 100 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट बायर को सेलर को देना पड़ेगा। अभी सेलर ऐसा बोलेगा कि एक्चुअली में एमसीएक्स के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि ये जो आपका कट रहेगा वो नाइमेक्स का रात को 12 बजे का 20 तारीख का सेटलमेंट प्राइस के होगा। अभी ये डिस्प्यूट इंडियन कमोडिटी मार्केट में, एक्सचेंज में, ब्रोकर में और सेबी में चल रहा है। आने वाले 1 से 2 दिन में उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज अमाउंट बहुत बड़ा है। 350 से 400 करोड़ रुपए का पे आउट क्या बायर सेलर को करेगा? अगर बायर सेलर को नहीं करता है तो क्या एक्सचेंज सेलर को करेगा? और एक्सचेंज अगर सेलर एक्सचेंज भी अगर वो अपने फंड में अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये सेलर को पेमेंट कौन करेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। वो आने वाले 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यू कैन से कि ये एक वॉल्केनो टाइप सिचुएशन राइट नाउ कमोडिटी एक्सचेंज में चल रही है। तो ये अपने अपने क्लाइंट को आपको बताना चाहिए कि एक प्रेजेंट सिनारियो में, और बीच बीच में अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले ही एक न्यूज ये आया है कि एमसीएक्स ने फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो थर्सडे से 23 अप्रैल से ये जो 5 बजे वाला मार्केट है, जो गोल्ड, सिल्वर और जो नॉन एग्री कॉमोडिटीज है, वो 11:30 बजे तक शुरू करने की परमिशन दे दी है। उसका मतलब कि अभी ये एपिसोड के बाद में 400 करोड़ का नुकसान जाने के बाद में सेबी ने ये स्टेप लिया हुआ है कि डे आफ्टर टुमारो से ये मार्केट 11:30 बजे तक चलेगी। नॉन एग्री कॉमोडिटीज जितनी भी है वो सब 11:30 बजे तक चलेगी। तो ये पूरे एपिसोड से ये स्ट्रेटेजी बनती है कि क्रूड ऑयल का मार्केट जो है वेरी वेरी सेंसिटिव मार्केट। अगर अभी अभी हम लोग फंडामेंटल्स के हिसाब से फंडामेंटल्स मार्केट की बात करें तो देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट एट प्रेजेंट, सो देयर इज नो तेजी इन क्रूड ऑयल मार्केट सिंस फॉर नेक्स्ट दिसंबर, मीन्स आगे आने वाले 6 महीने तक इसमें कोई भी तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बोले तो कोई गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आने जैसी सिचुएशन अप्रैल में हुई ऐसी क्या मई में हो सकती है? दैट विल बी अ जनरल क्वेश्चन। डेफिनेटली हो सकती है। अगर अप्रैल में कोई डिलीवरी नहीं दे सकता है, सामने प्रोडक्शन वन साइड चालू है, सप्लाई की सिचुएशन वन साइड चालू है, डिमांड अभी पिकअप हो नहीं रही है, डे बाय डे ड्राई होते जा रही है, ऐसी वाली सिचुएशन में देयर विल बी अ नो बायर इन द मार्केट। इसीलिए अगर आप देखें तो आज के दिन में भी देखें तो आधे घंटे में अराउंड 2, 3 और 4 के बीच में आपने देखा रहेगा $7 to 8, तो ऑलमोस्ट 30% का फॉल क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइसेस में आ गए थे। जो इंडिया में भाव जो $1,700-1,800 रुपीज पर बैरल मई वाला फ्यूचर चल रहा था,
वो सडनली फॉल होकर 500 रुपया टूट के 1200 से 1300 के बीच में आ गया था। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल वाली सिचुएशन में भी हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन एक्शन के पास भी है कि इसका पे आउट कौन करेगा, क्या एक्शन के पास ये पे आउट करने के लिए सिचुएशन है। जबकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ये नेगेटिव में, जैसे कि कल इंटरनाइमेक्स में वो -$37.63 का सेटलमेंट हुआ तो $40 तक गया था, तो क्या इंडियन मार्केट के पास भी इसी ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ऐसा भाव एक्सेप्ट कर सकता है कि वो माइनस में भी ट्रेड लेना चालू करता है? बिकॉज इसमें डिलीवरी है नहीं, तो मैं सेलर क्यों माइनस में माल बेचेगा, जबकि उसके पास डिलीवरी रहती है तो वो जीरो के नीचे माल बेच सकता है। उसके बाद नेगेटिव में माल बेचेगा क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले 2 to 5 डेज में ये धीरे धीरे करके क्लियर होगा। आगे सेबी भी ये नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में कैसा मूव करता है, क्या करता है, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सेबी, नॉट गवर्नमेंट, सब सेबी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आने वाले दिनों में आइदर क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स को बंद करना पड़ेगा या फिर उसको डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देयर विल बी द ओनली ऑप्शन। लेकिन अगेन मैं बता देता हूँ कि अप्रैल वाले फीचर्स के कारण जो इम्पैक्ट, जो अर्थक्वेक, जो धरतीकंप इंडियन कमोडिटीज मार्केट में आए हैं, सर रियली वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि जो भी करो प्रॉपर एडवाइस के साथ में करना चाहिए। जैसे देवेश जी ने लास्ट एपिसोड में बताया था, तो प्रॉपर जो भी ट्रेड करना है, क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा था कि 1500 के रुपए के नीचे क्रूड का भाव जाएगा क्या, 1500 के बदले में जाने तो -2800 हो गया, 3000 रुपया माइनस में भाव चला गया। मतलब कॉमोडिटीज मार्केट में कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक आई हैव कवर टोटल सिचुएशन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए उसमें शेयर कर सकते हैं। सर पुनीत गोयल, क्या? मतलब आपने ये WTI का बताया डिलीवरी नहीं है, तो ये जो दूसरा है क्या नाम बताया था, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ब्रेंट उसमें डिलीवरी है क्या? उसमें डिलीवरी है, उसमें भी डिलीवरी है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, और उसका वाइड स्प्रेड है, प्रोडक्शन भी वाइड है और कंजम्पशन भी वाइड है। जबकि स्वीट लाइट का कंजम्पशन बहुत कम है। स्वीट लाइट में स्वीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्वीट का मतलब ये होता है कि उसमें डेंसिटी कम होती है, और लाइट इसलिए है कि उसमें सल्फर कम है। तो मेन होल्ड तो ब्रांड का होना चाहिए ना, WTI की वजह से मार्केट इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है? हाँ, अपने यहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली राइट, अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रांड का ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो उसका कंजम्पशन हो रहा है वो ब्रांड का ही हो रहा है। अगर इंडिया में, अगर जैसे अगर आप इंडिया की सिचुएशन, स्टॉक की सिचुएशन बता दूं, इंडिया में देयर इज नो स्टोरेज अवेलेबल, सब क्रूड ऑयल से फुल हो चुके हैं। इंडिया की बात करें, जैसे मैंने अभी डेटा निकाला था, इंडिया के पास 39 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है, चाइना के पास 550 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है, जापान के पास 528 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है, साउथ कोरिया के पास 214 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है। तो जो चाइना और जापान की बात कर रहे हैं, उसकी जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, उससे 5% स्टॉक ही इंडिया के पास पड़ा हुआ है। मतलब कैपेसिटी बहुत कम है इंडिया की स्टॉक की। इंडिया की कैपेसिटी, इंडिया पास स्टोरेज ही नहीं है। और इंडिया नहीं है जो भी ना, जो बहुत। क्रूड ऑयल बना भी रहा है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इस $550 के ऊपर है। अच्छा, ये क्रूड से कौन से कमोडिटी ज्यादा इफेक्ट होती है, कौन से और बिजनेसेस? क्रूड से मेजोरिटी आप पकड़ दे इंडस्ट्रियल आइटम ज्यादा इफेक्ट करती है, जैसे कि ये प्लास्टिक हो गया, रबर ठीक हो है, गया, प्लास्टिक रबर, वो सब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके प्राइस से डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है। मतलब ऐसे जैसे हम लोग हेजिंग करते हैं तो हम लोग क्रूड की डिलीवरी नहीं ले सकते ना? ना, क्रूड की इंडिया में डिलीवरी नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। हाँ, मतलब समझ में आ गया। थैंक यू सर। सर इमरान बात कर रहा हूँ लातूर से। हाँ इमरान, सर जैसे कि आज क्रूड का 1250 रुपये तक रेट आया था और तकरीबन 4 बजे के टाइम 150 से 200 का आप मुँह दिया था उसने। तो सर अभी क्लाइंट जो है इंट्राडे में या लॉन्ग पोजीशन में क्या कर सकता है और क्रूड कितना डाउन मार सकता है सर? देखो अभी क्रूड कितना डाउन मार सकता है ना, उसका आंसर एट प्रेजेंट कोई नहीं दे सकता है। इसमें तेजी नहीं है वो मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज डिमांड और सप्लाई जो फंडामेंटल्स की बात करें
तो देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट और सप्लाई ओवर सप्लाई चल रही है। $15 के आसपास का प्रोडक्शन कॉस्ट मिडिल ईस्ट का पकड़ के चलिए आप, सऊदी अरेबिया जितने भी है कंट्रीज का, उसका $15 है। यूएस में उसका कॉस्ट है $20 के आसपास। तो अभी भी जो चल रहा है वो भाव नुकसानी में ही भाव चल रहे हैं। उसकी अगर स्टोरेज कॉस्ट पकड़ के चले तो 65 सेंट पर बैरल की स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ की आती है यूएस। अगर क्या है राइस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भाव में बेचना नहीं चाहिए। एक बार वापिस कुछ न्यूज आ जाएगा कि सब कोरोना से बराबर हो गया है, फलाना ढिकना करके कुछ न्यूज आएगा, तभी ये 1800-1900 का भाव हो जाएगा, तभी वापिस बेचना चाहिए। क्योंकि एट प्रेजेंट 3 करोड़ बैरल पर डे का ओवर सप्लाई मार्केट में चल रहा है और एक महीना पकड़ के अब्ज बैरल का स्टॉक चल रहा है और देयर इज नो स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब ये क्या होगा, कैसे होगा, उसका सोचना बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। या माइनस में भी इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, इंडियन मार्केट में जाता है कि नहीं जाता है वो मुझे नहीं मालूम है, इसलिए क्योंकि इसमें अपने यहाँ पे डिलीवरी नहीं है तो माइनस में जाने की गुंजाइश कम। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक गवार गम का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है क्रूड के साथ? 2010, 11, 12 की बात करें तभी गवार गम का डायरेक्ट इम्पैक्ट था, क्योंकि जो वहाँ पे जो बैरल्स बनाते थे उसके ऊपर उसमें गवार गम का कंजम्पशन के हिसाब से उसका वपराश हो रहा था और बड़े पैमाने पे हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे इंडियन मार्केट में गवार गम का भाव बढ़ गया तो वो लोग ने दूसरे ऑप्शन पे चले गए। तो वो हिसाब से अभी लास्ट 2 से 3 से 4 साल में गवार गम का उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो वापिस 5000 रुपए के भाव आ गए हैं तो आई थिंक कि वापिस वो लोग वापिस कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें 1% नई डिमांड आने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अभी नया बैरल्स की प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी किसी के पास रही नहीं है। तो नया बैरल्स बनना नहीं है और मंदी में कोई भी नया स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगा नहीं। तो वो हिसाब से साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो गवार सीड और गवार गम डायरेक्टली कोरिलेट करता है क्रूड ऑयल के साथ में। लेकिन 8% अगर कंजम्पशन की बात करें तो 8% कंजम्पशन बहुत डाउन हुआ है। थैंक यू सर। ओके फाइन।